पर फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय रहेगा अपना आज का सामाजिक विज्ञान। इस सामाजिक विज्ञान के हमने 4 जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का अपना इसका जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए जो सेवारत अध्यापकगण हैं उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इनको तैयार किया है, ताकि जो कक्षा 10 के बोर्ड विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और उत्तीर्ण हो सकें। तो अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं अपना आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो सबसे पहले ये चीन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो वो हैं ज्योतिबा फूले। बंगाल गजट जो है पत्रिका, उसका संपादन जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया। आमार जीवन नामक आत्मकथा जो है वो रस सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई थी। बंगाल गजट अखबार कहाँ से किसने प्रकाशित किया था? तो ये गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार जो है वो कोलंबस से हुआ माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1878 ईस्वी को पारित हुआ था। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद जो है वो उड़ जाएगा। ये जो कथन है ये लुई सेबेस्टियन मर्सिए का माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ आई थी? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो गोवा में आई थी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है वो राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया। गुटेनबर्ग ने अपनी पहली पुस्तक जो थी वो उसका नाम था बाइबिल। 95 प्रश्न की रचना जो है वो मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी। मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया? तो वो थी फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ पर वो गोवा में। और कब स्थापित की गई? वो 16वीं सदी में स्थापित की गई। कैलीग्राफी क्या है? तो कैलीग्राफी जो है वो हाथ से सुंदर व सुडौल अक्षरों में लिखने की कला जो है वो कैलीग्राफी कहलाती है। मार्टिन लूथर कौन था? तो ये जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। वह है पोप तथा कैथोलिक चर्च का एक कट्टर विरोधी माना जाता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखनी है तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसके अनुसार भारतीय भाषा में छापने वाले समाचार पत्र पर सेंसर लगाने का अधिकार मिल गया। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो मुद्रण के आविष्कार के बाद स्थानीय भाषा में भी वृहद स्तर पर वस्तुओं का प्रकाशन किया गया था। परिणाम स्वरूप पुस्तकों की कीमतों में गिरावट आई तथा पुस्तकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ने लगी थी, जिससे पाठक वर्ग में इजाफा हुआ था। महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम आपको बताने हैं जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा। तो एक का नाम था ताराबाई शिंदे और दूसरी महिला थी पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताने हैं जिन्होंने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध लेख लिखे थे। तो वो हैं महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के उन 2 विचारकों और लेखकों के नाम आपको लिखने हैं जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। तो वो है वाल्टेर और दूसरा है रूसो। मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था और वो चीन से इटली में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेकर आया था।
कितागावा उतमारो ये कौन था? तो ये जापान का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और इसने उकियो नामक चित्रकला शैली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिंदुस्तानी अखबार कौन सा था? तो उसका नाम है बंगाल गजट। इसका प्रकाशन किसने किया? इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। उन लेखिकाओं के नाम आपको बताने हैं जिनके लेखों से नारी की परिभाषा उभरी, तो वो हैं जे ऑस्टिन और ब्रांट बहिने और जॉर्ज इलिवट। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो ये 1821 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था योहान गुटेनबर्ग ने। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता ज्योतिबा फुले माने जाते हैं और इस पुस्तक की रचना 1871 में की गई थी। गीत गोविंद के रचयिता कवि जयदेव माने जाते हैं और इंक्विजिशन क्या है? तो विधर्मियों की शिनाख्त करने और उनको सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था का नाम है इंक्विजिशन। इसे धर्म अदालत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कंपोजिटर किसे कहते हैं? तो छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहा जाता है। अब अपना चैप्टर नंबर 6 आ चुका है, संसाधन एवं विकास। इसमें पहला क्वेश्चन है, अवनालिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन जो है वो किस क्षेत्र में होता है? तो वो होता है चंबल बेसिन में। काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो वो है लाल लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लेटर से लिया गया है। लेटर का अर्थ होता है ईंट। रेगर मृदा किस मृदा को कहते हैं? तो जो काली मिट्टी होती है, काली मृदा होती है, उसको रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। आयु के आधार पर नई जलोढ़ जो मृदा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको खादर के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको द्वार या फिर चौ तथा तराई के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित माना गया है? तो ये 33% हिस्सा वन का होना चाहिए। भारत में निम्नीकृत भूमि जो है वो कितनी है? तो वो है 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो इसमें हम मैदानों की बात करें तो ये 43% हैं, पर्वतों की बात करें तो ये 30% हैं और पठारी भाग की हम बात करें तो ये इसका भाग जो है वो 27% माना गया है। पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके राइटर या लेखक कौन हैं? तो वो हैं सुमेशर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब की गई? तो ये 1968 ईस्वी में की गई और ये वकालत किसने की? ये क्लब ऑफ रोम ने ये वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं? तो वो 12 समुद्री मील मतलब 22.2 किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा माने जाते हैं। वह भूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो तो ऐसी भूमि को वर्तमान में प्रति भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो तो वो भूमि क्या कहलाती है? तो पुरातन प्रति भूमि उसको कहेंगे। कपास की खेती के लिए कैसी मृदा प्रयुक्त होनी चाहिए? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 2 प्रकार माने गए हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर नहीं है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन।
पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो पूछा गया है, तो वो है 80%। भारत के भू निम्नीकरण के कारण आपको समझाने हैं। पहला कारण है जल के कारण मृदा अपरदन होना, अति सिंचाई के कारण जलाक्रांतता होना, अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण मृदा का लवणीय व क्षारीय होना, उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा भी भू निम्नीकरण होता है। यह तो भू निम्नीकरण के कारण हो गए। अब इसके उपाय और देखने हैं। तो पहला उपाय होगा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वनोन्मूलन को रोक के भी इसका निम्नीकरण रोका जा सकता है। मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाली अति पशुचारण को रोककर भी इसे बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके हम भू निम्नीकरण को बचा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को कम करके भी हम इसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्या को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर और गरीब वर्गों में बंट गया है। संसाधनों के असंतुलित या अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत क्षरण जो है और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती जा रही हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना या फिर कमी होना भी गंभीर समस्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोकने के उपाय या फिर मृदा संरक्षण को समझाइए। तो इसका पहला उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके या फिर वनोन्मूलन को रोककर, मरुस्थलीय या अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके या फिर पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करके इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 क्या है, इसे आपको समझाना है। तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर तथा खादर में डिफरेंस आपको बताना है, अंतर आपको बताना है। पहले हम देख लेते हैं बांगर। पुराना जलोढ़ अर्थात पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। खादर मृदा मतलब नया जलोढ़ अर्थात नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संसाधन, प्रौद्योगिकी एवं मानव की भूमिका के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अतः विकास में संसाधनों की उपलब्धता के साथ इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता का भी योगदान रहता है। संसाधनों के वर्गीकरण को आपको समझाना है। तो संसाधनों के कई वर्गीकरण हम देख सकते हैं। पहला हम देखें उत्पत्ति के आधार पर इसको जैव और अजैव में बांटा गया है और समापयता के आधार पर इसको नवीकरण और अनवीकरण में बांटा गया है और स्वामित्व के आधार पर इसको व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में बांटते हैं और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष के नाम से इसको बांटा जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल कृषि क्षेत्र में आपको अंतर बताना है। तो शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र इसमें हो जाएगा कि ऐसी भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और सकल कृषि क्षेत्र की एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध
बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो यही इस दोनों में अंतर हमें देखने को मिला है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।